बलूचिस्तान। स्याह लोहे की गेट वाला घर इस वक्त खामोशी में डूबा था। ये घर एक छोटे से मोहल्ले में वाक़या था, जहाँ इसी तरह के बेशुमार घर कितारों में थे। स्याह बड़ा सा दरवाज़ा पार करते हुए अंदर आओ तो एक बड़ा सा दरख्त दरवाजे की दाईं तरफ लगा था, जिसका साया और शाखें लोहे के गेट पे पड़ती थीं। घर रकबे में काफ़ी बड़ा था और मोहल्ले की बाकी घरों की निस्बत अच्छी हालत में था। दरवाजे के बाद एक बड़ा सा साफ सुथरा सहन था, जहाँ एक कोने में चारपाइयाँ खड़ी की गई थीं। ज़रा आगे जाओ तो दाईं तरफ एक हैंडपंप लगा था, जिसके ऐन नीचे बर्तन धोने के लिए सीमेंट की बनाई गई पक्की जगह थी। गांव में लोग ऐसे ही बर्तन सहन में धोने की जगह बनाया करते हैं। सहन में एक तरफ 2 कमरे बने थे, जो शायद इस्तेमाल नहीं होते थे। कमरों की सेध में 2 बाथरूम बने हुए थे, पक्के सीमेंट वाले, जिनका ताज़ा रंग रोगन गवाह था कि उन्हें बने हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा है। सहन के बीचों बीच एक और दरख्त था, जिसका साया दोपहर के वक्त काफ़ी गहरा हुआ करता था। सहन के अख्ताम पर बरामदे का लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आऊँ तो बरामदे में नरम कालीन बिछे थे। बरामदा यूं था जैसे अमीरों के घरों के टीवी लाउंज। बरामदे में 5 कमरे बने हुए थे, एक बिल्कुल सेध में सरबराही कमरा। दाईं तरफ 2 कमरे थे, उसके सामने ही 2 और कमरे, और बस ये थी इस घर की कुल मता। ये था सीनिया हाकिम का घर। सहन के कोने में वाक़या किचन से इस वक्त खटर पटर की आवाज़ें आती थीं। सरबराही कमरे से इस वक्त किसी मर्द के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। कोई आएगा यहाँ या सारे के सारे जहन्नुम वसील हो गए हो यहाँ। उधेड़ उमर मर्द चिल्ला रहा था। उसके अंदाज में नागवारी थी, चिढ़ थी। अल्लाह ने मुझे ऐसी ही बेगैरत औलाद देनी थी, ना बीवी फर्माबरदार और ना ही औलाद। कमबख्तो, कोई सुन रहा है? कि वो हलक के बल चीखे थे। बाहर पानी की मोटर चल रही थी, जिसकी वजह से सहन में उस आदमी की आवाज़ नहीं जानी थी, लेकिन सरबराही कमरे के साथ वाले कमरे में ये आवाज़ें बाखूबी जा रही थीं। और इन्हीं आवाज़ों को सुनते हुए जीनिया ने बिस्तर से अपने कदम उतारे थे। उसकी बहन साथ सोई पड़ी थी। जीनिया अच्छे से जानती थी उसकी बहन सो नहीं रही। उससे अब्बा की सूर फूंकती आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बस शुक्र कर रही थी सोने का मुकर। लेकिन ऐसे चिंगारती आवाज़ों में किसी का सोना नामुमकिनियात में से था। वो दरवाज़ा धकेलती बाहर निकल आई। अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसके ज़हन में अपने इंस्टाग्राम के डीएम थे। कुछ चाहिए अब्बा? नरम मुतबर लहजा। औलादें तुम जैसी हों तो बस जहर की कमी रह जाती है, ला दो। हिकारत और तंज पे डूबे थी। जाओ अपने भाई साहब को उठा कर लाओ, उससे कहो मुझे घर का नाश्ता नहीं करना। तुम्हारी इस गैर जिम्मेदार और पोहड़ माँ को आज तक पराठे बनाने नहीं आए। बाजार जाए और मेरे लिए नाश्ता लाए। कमरे की पलंग पे बैठे उधेड़ उम्र मर्द का रंग साफ था, बेहद साफ। नकोश आज भी वजीह थे। जवानी में तो क्या ही बात रही होगी। तनुमन सा जिस्म और भूरे बाल आज भी यूं थे गोया 25 की जवानी। यकीनन हाकिम नवाब का शुमार वजी मर्दों में होता होगा। अगर वो ये गुस्सा और तंज ना करें तो दुनिया के सबसे हसीन इंसान लगे। बशर सो रहा है अब्बा। नबेतुल अल्फाज, उठी हुई आंखें, सीधी गर्दन। आह, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना कोई जीनिया हाकिम से सीखे। सोया है तो क्या उठ नहीं सकता? नवाब साहब है वो। जाओ अभी के अभी उठा कर लाओ उसे। वो सख्ती से बोले थे। जीनिया के कदम यूं ही जमे रहे। उठाने गई थी, आपका भी कहा, लेकिन बशर ने कहा कि वो सारी रात का जागा हुआ है, सोने दूं। वो झूठ पे झूठ कर रही थी, बिला तामुल के, बिना झिझक के। उसका अंदाज रोबोटिक था, जज्बे तो उसे छू कर नहीं गुजरते थे। तुम औलाद नहीं हो, अजाब हो अजाब। वो भरमी से कहते हुए बिस्तर से उतरने लगे थे। बेटे बाप का बाजू होते हैं, और एक हमारी औलाद है, बाप को मुंह पे जवाब देती है। उन्होंने पैरों में चप्पल डाले, मेज पर धरी मेहरान की चाबी झपट कर उठाई। गाड़ी खराब है अब्बा, कल से उसके इंजन में मसला है, आपको पैदल जाना होगा। वो से वो शाइस्ता लहजे में दी गई एक और इतला। अब की बार हाकिम तिलमिला उठे थे। चाबी को जोर से चिप्स के फर्श पे पटा। अपनी औलाद और बीवी की शान में मजीद चंद इल्काबात का इजाफा किया और बाहर की राह ली। जाते जाते दरवाज़ा जोर से मार कर गए थे। दरवाजे की आवाज़ सुनकर एक फरबा सी औरत तेज तेज कदम उठाती बरामदे में दाखिल हुई थी। उनका वजन बढ़ा हुआ था, रंगत वही कूंज की जैसी, पक्की सांवली, गाल भरे भरे, आंखें खूबसूरत। मुकामी लिबास में उनका सराबा बस एक माँ जैसा लगता था, सादा, खूबसूरत और मासूम।
कभी माओ से ज़्यादा हसीन इंसान देखा है? क्या हुआ है? आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बरामदे का दरवाज़ा पार करते अपने शोहर से पूछा था। वो जो गुस्से में भरे हुए भाई जा रहे थे, बरामदे के दरवाजे पर रुक गए। तुम्हारी बेगैर औलाद की करतूत बर्दाश्त न करते हुए जहन्नुम वासिल हो रहा हूँ। वैसे कोई खास कसूर औलाद का भी नहीं है। जब माँ ऐसी कम नस्ली होगी फिर ये सब तो होना है। वो हिकारत से कहते बाहर निकल गए थे। जाते जाते दरवाज़ा ऐसे जोर से मारा कि उनकी बेवी अमीना हाकिम के पास उसे लगा था। सीनिया ने अपने पहलू में गिरी मुट्ठी भींच ली थी। अमीना बेगम इफ़्फ़त छुपाने को यहाँ वहाँ देखने लगी थी। सीनिया की आंखों में ढेर सारा इश्तियाल ऊद कर आया था, लेकिन वो सब किए खड़ी रही। गुस्से में बस ज़रा से चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो अपनी उस बेटी को सफाई दे रही थी जिसे ज़रूरत नहीं थी। सीनिया कुछ नहीं बोली। वो कुछ बोलती ही नहीं थी। वो गूंज नहीं थी ना। अपने कमरे के पलंग पर लेटी गूंज की आंखों से गरम गरम आंसू बह रहे थे। उससे रोना बहुत आता था। रोज़ अब्बा की दिल दुखाने वाली बातें सुन सुनकर वो इसी तरह चुपचाप रोया करती थी। तुम अपना बदला ले चुकी ना सैनी? वो हिचकियों के दरमियान बड़बड़ाई थी। और यहाँ से दूर अगर बाहर बरामदा और सहन पार करके सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आओ तो कानों में एयरपॉड्स लगाए पानी की नीली टैंकी के पास एक 27-28 वर्ष का मर्द बैठा था। वो पंचों के बल बैठा था, पाइप की फिटिंग को चेक करता हुआ। चेहरा सपाट था, हाकिम नवाब का परतू, वही रंगत, वही कदकाठ, वही नकोश। उसका नाम बशर हाकिम था, यानी गूंज के अंदाजे दुरुस्त से सेंट्रोनी का कस्बा ओया। सब आंखों वाला लड़का इस वक्त स्टेज पे खड़ा था। मगरिब का वक्त था। सूरज की अलविदा कहती किरणें उसकी सब आंखों पे पड़ती थीं। सांवला चेहरा धूप लगने पे धमकता था। एक मुकामी लड़का हाथ में माइक थामे मुस्कुराते हुए मुकामी जबान में सब सामने बैठे लोगों को खुशामदीद कह रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ मेहंदी कम्बीर हैं। 55 मुल्कों का सफ़र करने वाले सयाह और इंटरनेशनल स्पीकर, जिनकी बातों में जादू है, जो ज़िंदगी को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। मेहदी एक लाइफ कोच भी हैं। एक सयाह, स्पीकर और लाइफ कोच को अपनी आंखों के सामने देखने का तजर्बा कैसा है दोस्तों? लड़के ने कहते हुए माइक का रुख लोगों की जानिब कर दिया था। बुलंद आवाज़ें, शोर, हुटिंग, इश्तियाक सब कटमट होने लगा। सब आंखों वाले लड़के ने एक हाथ कमर पे बांध कर दूसरे हाथ को वेलकम के अंदाज में सामने फैला दिया। ये उसका शुक्रिया कहने का अंदाज था। मुस्कुराहट तो उसके होंठों से जुदा नहीं होती थी। सब आंखें उसके साथ मुस्कुरा रही थीं। कौन कह सकता था कि ये वही मेहदी है जिससे कुछ देर कबल अपने एक साथी को जख्मी किया था। तो गल्ला मुकरबाज मुकामी लड़का अब भी कुछ कह रहा था। जब मुझे और मेरी टीम को पता लगा कि आज कल मेहदी कम्बीर हमारे शहर आए हुए हैं, तब हमने बिना कोई वक्त ज़ाया किए उन्हें यहाँ आने की दावत दे डाली। गो के यूट्यूब पे हमारी फॉलोइंग बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेहदी कम्बीर हमारे साथ हमारी गुजारिश पे यहाँ हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेहदी कम्बीर। लोग तालियां पीटने लगे थे। शोर बढ़ गया था। सब आंखों वाला लड़का स्टेज के एक कोने से कदम उठाता हुआ आ रहा था। उससे सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर स्टाइलिश जैकेट थी। कोसों कसा के तमाम रंगों से मेसिन जैकेट जिसके ऊपर मुख्तलिफ सिक्के लगे थे। बटन या जिप की जगह चेन नुमा लंबी जंजीर थी। स्याह सिल्क और बगैर जराबों वाले स्नीकर्स में वो अच्छा या बुरा नहीं लग रहा था। उसका हुलिया बस ये बताता था कि वो फ्री सोल है, आज़ाद, बेपरवाह। कुछ लोगों को भीड़ गैर आरामदेह करती होगी, मुझे फैसिनेट करती है। सब आंखों वाला लड़का हाथ में माइक थामे अपने सामने बैठे लोगों से कह रहा था। उसका लहजा भारी था, अंदाज में लापरवाही थी। लोग तवज्जो से उसे सुन रहे थे। गोरों को ऐसी महफिलें बोरिंग नहीं लगा करती। मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने मुल्क घूमा हूँ, लोग अब मेरे लिए मुश्किल नहीं रहे। अगर मैं कहूँ मेहदी कम्बीर लोगों के मामले में अच्छा है तो ये गलत नहीं होगा। वो अपने सामने बैठे लोगों को देखते हुए कह रहा था। है, तमहीद को छोड़कर हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। वो चलते चलते स्टेज के बीचों बीच रखे स्टूल पे आ बैठा था। यूं के एक पैर जमीन को छूटा था और दूसरा स्टूल के स्टैंड पे रखा था। बालों की चनलटें माथे को छू रही थी। आंखें संजीदगी से लोगों पे जमा रखी थी। सेल्फ हार्म, ये लफ्ज़ आप सबके लिए या मेरे लिए नया नहीं होगा। हम सब ने ये लफ्ज़ सुन रखा है, बल्कि हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी कलाइयाँ जख्मी, सिगरेट से दागी हुई होगी।
जिनके बाजू, सीने या गर्दन पे मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर के आसार होंगे। उससे कहना शुरू किया था। लोग पहलू बदलने लगे थे। उन्हें सेल्फ हार्म के बारे में नहीं सुनना था। आह, वो तो मोहसिब किस्म के लोग थे। उनका भला ऐसे जाहिल खुद को नुकसान पहुंचाने वालों से क्या लेना देना। यहाँ से दूर कुछ फासले पर किसी बूढ़े जोड़े की गाना गाने की आवाज़ आती थी। सईफ आवाज़, लड़खड़ाते सुर और उनके दरमियान बात करता सब आंखों वाला लड़का। सेल्फ हार्म क्या है, क्या आप जानते हैं? उससे माइक का रुख लोगों की जानिब कर दिया। नीली कुर्सियों पर बैठे लोगों ने यकजुबान होकर अंग्रेजी में जवाब दिया था। हर इंसान जानता है। मजमे की आवाज़ बेजार सी थी। सेल्फ हार्म मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। मजमे में से कोई 25 बरस का लड़का कहने लगा था। अपने जिस्म को जलाना, खुद को मारना पीटना, अपने जिस्म पे कट मारना, ये तो बच्चे भी जानते हैं। आखिर में उसका लहजा इस्तिज़ाइया था। स्टेज पे खड़ा मेहदी मुस्कुराया था। जाते सूरज की किरणें उसके चेहरे पे नारंगी तासुर छोड़ रही थीं। आप मुझे कैंसर का लास्ट स्टेज बता रहे हैं? आपने बीमारी के अलामात तो शुरुआत मिस कर दी है। कि लोगों में तजस्सुस उभरा था। बात इतनी सादा नहीं थी जितनी वो समझे बैठे थे। मेहदी घुमा फिरा कर बात किया करता था। आपको लगता है सेल्फ हार्म वाले लोग जाहिल, खुद से बेजार या फिर डरपोक किस्म के लोग हैं? ऐसे लोग जिनके असाब कमज़ोर हैं या जो ज़हनी मरीज़ हैं? आपको लगता है सेल्फ हार्म पहुंचाने वाले लोग बस अपने जिस्म पे कट्स लगाने या अपना जिस्म जलाने या फिर खुद को अजियत देने तक महदूद हैं? बूढ़े जोड़े की लड़खड़ाती आवाज़ अब भी आ रही थी। पुराना गीत किसी नोहे की मानिंद समातों का हिस्सा बन रहा था। वायलिन की आवाज़ तेज होती जा रही थी। उन सब के दरमियान सब आंखों वाले लड़के की आवाज़ सब नहीं रही थी। खुद को जलाना, मारना, काटना, हाँ, ये सब भी सेल्फ हार्म है। हमारी नज़रों में वो लोग जाहिल हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन क्या हम सेल्फ हार्म के शिकार नहीं हैं? खुद पर गौर करें। हम सब, यहाँ बैठा हर इंसान किसी न किसी तरीके से खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या मैं गलत हूँ? हम सब ने किसी न किसी हादसे के बाद लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। हम अपने मसाइल, अपनी बातें दिल में रख रहे हैं। हमने अपने दिल को थका दिया है। दिल भी तो जिस्म का हिस्सा है। कैसे तकलीफ देना जुर्म नहीं है? क्या ये सेल्फ हार्म नहीं है? यकदम सारे में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया था। बूढ़े जोड़े ने गीत आधे में छोड़ दिया था। लोगों को उनकी चाय कॉफ़ी भूल गई थी। लोग साकिन होकर उसे सुन रहे थे। हमने एक ब्रेकअप के बाद नए ताल्लुक को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी। हम हर मोहब्बत की दस्तक को ना कर रहे हैं। हम खुद से मोहब्बत करने वालों को खुद से दूर कर रहे, अपने दिल को, अपनी रूह को अजियत दे रहे हैं। क्या ये सेल्फ हार्म नहीं है? माइक थामे लोगों की आंखों में देखकर बात करता लड़का वो चंद पल में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए अमरा की सांसें तक रोक गया था। चंद पढ़े लिखों ने तो बाकायदा मुंह ढांप लेना था। हमने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है। हमने पार्टनर्स, शादियों में जाना छोड़ दिया है। हम लोगों से ना मिलकर अपने अंदर के सोशल इंसान को जला रहे हैं और हमें बताया ही नहीं गया कि ये गलत है। हम हर वक्त अपने साबका महबूब को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सर्च करके उसे किसी और इंसान के साथ खुश देखकर रो रहे हैं। क्या ये सेल्फ हार्म नहीं है? बूढ़े जोड़े का दम साधे हुए वायलिन एक बार फिर हरकत में आया था। सूरज नारंगी से अपना रंग बदलकर अब अलविदा कह गया था, अपने पीछे स्याही छोड़कर और शायद कुछ लोगों के जहन में नए सवालात छोड़कर। सेल्फ हार्म, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है। इसके मायने बेहद वसी हैं। हमने लफ्ज़ों का ताक़ुब करना छोड़ रखा है। हमने अल्फाजों पे गौर करना छोड़ रखा है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं। किसी ने कहा खुद को जलाना सेल्फ हार्म है, हमने मान लिया। लेकिन आज जो मायने मैं आपके सामने लाया हूँ, क्या आपको इससे इनकार है? तमाम लोगों ने यकजुबान होकर बिल्कुल नहीं कहा था। गौर से सुनो तो यूं लगेगा कि बूढ़े जोड़े के लड़खड़ाते सुरों और सईफ कामती आवाज़ों ने भी लोगों की हाँ में हाँ मिलाई थी। मेहंदी कमबीर के सांवले चेहरे पे अब कैफे की बत्तियों की रोशनी पड़ रही थी। हम सब अपने विक्टिम्स हैं। हम सबसे ज़्यादा जालिम खुद अपने साथ होते हैं। दोस्त छोड़कर चले गए, हमने खुद पे महफिलें हराम कर ली। ब्रेकअप हो गया, हमने खुद पे नए ताल्लुक हराम कर लिए। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ था। उसका ऊंचा सरापा छाया हुआ सा था। उसका चेहरा सादा था, लेकिन क्या कोई उसकी पिछली हरकत भूल सकता था? वो इस वक्त स्टेज पे खड़ा सेल्फ हार्म की बात करता शख्स ये बस एक अदाकार था, एक झूठा फरेबकार। हम फेल हो जाते हैं तो खुद पे दोबारा पास हो सकने की उम्मीद हराम कर लेते हैं। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आया कि इन सब से निकला जाए?
क्या वक्त नहीं आया कि अब जा चुके लोगों के गम दूर किए जाएं? खुद के साथ जालिम बनना छोड़कर हम आगे बढ़ें। सेल्फ हार्म की इब्तिदा ही गैर सोशल होना है। खुद को कोसना और छोटी छोटी बातों से खुद को अजियत देकर खुश होना, या फिर शायद हम खुश भी नहीं होते। बहरे अब लोगों की सफ़ेद मेज़ों के ऊपर नीले कॉफ़ी के मग रख रहे थे। हल्की मध्यम रोशनी में मुख्तलिफ सकाफ़तों से आए लोग, नीली कुर्सियाँ, सफ़ेद इमारतें, सब कुछ ख्वाब जैसा था। लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं और कुछ पछतावे। उदास रहें लेकिन एक मुद्दत तक, रोएं लेकिन चंद दिनों तक, गैर सोशल रहें, ब्रेक्स लें, लेकिन एक वक्त वापसी का भी होना चाहिए। खुद को लोगों से काट कर रखना अपनी रूह जलाना है। खुद को नए ताल्लुक में ना डालना अपने जिस्म को कट्स लगाने जैसा है। हम सब लोग पढ़े लिखे या शायद किसी ऊंचे मुकाम वाले लोग हैं। लोग हमें देखते हैं, हमसे इंस्पायर्ड होते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम खुद तरसी की मिसाल बनना छोड़कर उठ खड़े हों? गर्म कॉफ़ी की खून, पुराने गीतों की दम तोड़ती आवाज़, ब्राउनीज और चॉकलेट बाहर की नतनों में घुसी हुई खुशबू, और सामने खड़ा जिंदगी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालता वो शख्स, ये सब एक नेमत के जैसा था। आज यहाँ से जाते हुए अपने जहन में एक चीज़ रख लें, सेल्फ हार्म के असल मायने, खुद को अजियत देने के असल मायने। हम सब लोग बिस्मिल हैं। वो एक लम्हे को रुका। बिस्मिल। उस लफ्ज़ पे लोगों के चेहरों पर इस्तजाब उभरा था। मेहदी हल्का सा मुस्कुराया। मेरे कहने का मतलब था, हम सब जख्म खोरदा हैं, वूंडेड। बिस्मिल। उससे अंग्रेजी उर्दू में दोहराया। लोगों के चेहरे शांत हो गए। कुछ बिस्मिल अपने जख्मों पे जख्म रखकर उठ खड़े होते हैं, कुछ उन्हें उधेड़े हुए रखते हैं। कुछ बिस्मिल ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई मसीहा आता है, लेकिन उन सब में बिस्मिल की सबसे बुरी किस्म जानते हैं कौन सी होती है? एक ऐसा बिस्मिल जो अपने जख्मों को खुरचता रहता है। ऐसा बिस्मिल अपने जिस्म और रूह के लिए एक अजाब होता है। कोशिश करें कि हम बिस्मिल की उस सफ में शामिल ना हों। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों पे अमल करके मुझे ईमेल या डीएम ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उसकी आखिरी बात पे सब हंस पड़े थे। मेहदी ने एक हाथ अपनी कमर पे बांधा और एक बाजू आगे फैलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। तालियों की गूंज, नम मुस्कुराते चेहरों की चमक, नीली सफ़ेद इमारत, कॉफ़ी बीन्स की खुशबू। कुछ वक्त के लिए उन सबको अलविदा। सब आंखें मुस्कुराती हुई अब स्टेज से पलट रही थीं। काश वो उतना अच्छा होता जितना अच्छा बोलता था। इस्लामाबाद, शाम 7 बजे। इस्लामाबाद का एक पोश इलाका जहाँ रहने वाले मुल्क की अमरा में शुमार होते थे, इस वक्त अपने मंजर पे लगी बत्तियों की वजह से रोशन था। ये इलाका बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा खामोश था। साफ सुथरा पुरसुकून इलाका, जहाँ कितार दर कितार एक से भरकर एक बड़ा घर था। दरख्तों की फासिल ताहद निगाह नजर आती थी। उन्हीं घरों के दरमियान एक महल भी था। गंभीर महल, एक ऊंची लंबी इमारत, ना सिर्फ ऊंची बल्कि चौड़ी भी। उसका रंग स्याह और सफ़ेद था। दीवारें एक किले का पता देती थीं, और शान और शौकत एक महल के जैसी। दरवाजे पे ठहरे बारूदी मुलाजिम, दीवारों के ऊपर लगी तारें, और महल के अंदर से झांकते ऊंचे दरख्त, ये सब कुछ चंद लम्हों के लिए तुम्हें ट्रांस में धकेल देगा। महल का शाही दरवाज़ा खुला तो गैस की स्याह लंबी चमकदार गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गीले पाथवे पे उसकी गाड़ी होले होले चलते हुए पोर्च में जाकर ठहरी। पाथवे के दोनों अतराफ में सब्ज घास सी, जिसकी क्यारियों में मुख्तलिफ किस्म के पौधे सजे थे। तवज्जो और वक्त पे होने वाली कटाई के बाइस पौधे बहुत अच्छी हालत में थे। पोर्च में ठहरी गाड़ी का दरवाज़ा शोफर ने फ़ौरन खोला। गैस के तासुरात संजीदगी की हद तक सपाट थे। चेहरा थकान सा था। ना जाने क्यों इस महल में दाखिल होते ही उसके असाब पे थकन सवार होने लगती थी। ये महल, ये शान और शौकत बाहर से जितनी आरामदेह, जितनी नरम लगती थी, गैस के लिए उतनी ही गैर आरामदेह थी। हर इंसान के लिए उसका घर उसका कंफर्ट जोन होता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके लिए उनका घर ही एक अजाब होता है। गैस उन लोगों में से एक था। घर के अंदर जाने के बजाय वो लॉन की जानिब चला आया था। वहाँ कोई बैठा था जिसके नकोश काफ़ी हद तक गैस जैसे थे, या फिर गैस के नकोश उसके जैसे। वो छोटे छोटे कदम लेता उस आदमी के करीब चला आया था। ढलती उम्र का एक सुरमाई सा आदमी, जिसने सादा से स्याह कुर्ते के ऊपर पूरी शॉल ओढ़ रखी थी। आंखें उदास सी थीं, जिस्म थकावट सा था।
कंधे ढलके हुए। शायद वो बीमार रहा करता था। कैसे हैं चाचा? भारी गंभीर लहजे में बस यही पूछा था उसने। कुर्सी खींचकर वो उनके करीब ही बैठ गया। जब तक तुम्हें देखता रहूंगा तब तक जिंदा रहूंगा। बात का कुछ नहीं कहा जा सकता। बख्तियार गंभीर की आवाज में उत्तर सी थी। कैस गहरी सांस भर कर रह गया। मकसूद चाचा कहाँ हैं? उन्होंने दवाई ली, थेरापी करवाई? वो काफी देर बाद फिर से पूछ रहा था। ठीक है, वो भी खाना खाकर सो गया था। लापरवाह सा जवाब। कैस उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में बेपनाह थकन थी। मेहदी से बात हुई और अनीसा कहाँ है? एक और सवाल। मेहदी फोन नहीं उठा रहा और अनीसा अपने दोस्तों के साथ गई है, वापस नहीं आई। कैस उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें अब के फिक्रमंद थीं। उसका खानदान, वो अपने खानदान को जरा सा भी बिखरने या नसों से दूर होने नहीं दे सकता था। हर इंसान का खानदान उसकी कमजोरी या ताकत होता है। कैस गंभीर का खानदान उसका खौफ था। उसका खानदान उसे हॉन्ट करता था। अपने खानदान के लिए वो सोते हुए भी फिक्रमंद रहता था। मैं अनीसा को लेने जा रहा हूँ। ये वक्त नहीं शरीफ लड़कियों के बाहर रहने का। मेरी को भी देख लूंगा। आप प्लीज खाना खा लीजिएगा, मैं वापस आकर आपको दवाई खिला दूंगा। ओके? बख्तियार ने उसकी बातें सुनी नहीं शायद। वो बस उसे खड़े हुए देख रहे थे। आंखों में फिक्र थी। थोड़ी देर बैठ जाओ कैस, खड़े होकर थक जाओगे। जिम्मेदारियों कंधे का बोझ मत बनाओ। नरम सी तंबी या फिक्रमंदी थी। कैस सलखी से मुस्कुराया था। उसकी आंखें जख्मी सी थीं। चेहरे पे कर्व था। मैं इस महल का सबसे मजबूत सतून हूँ। मैं बैठ गया तो महल ढह जाएगा। खड़ा रहना मेरी चॉइस नहीं, मजबूरी है। जल्दी आऊंगा। वो कहकर रुका नहीं था। लंबे लंबे डाक भरता पोर्च की जाने पड़ गया। बख्तियार उससे आसुर्दगी से देखते रहे। अगर आज उसका बाप जिंदा होता तो हालात मुख्तलिफ होते। जिस इंसान ने अपने आधे खानदान को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा हो, वो फिर इंसान नहीं रहता, गैस बन जाता है। महल का सबसे मजबूत और मजबूर सतून। बलूचिस्तान गवादर। हाकिम नवाब का घर सुबह के बरक्स इस वक्त ज़रा पुरसुकून था। अब वह अपने दोस्तों के साथ जा चुके थे। बशर का होना ना होना बराबर हुआ करता था। वो अपने आप में गुम रहने वाला इंसान था। सुबह सवेरे उठ जाता, नाश्ता धोके तो कर लिया, वरना यूं ही बैठा रहेगा। अम्मा ने उसका नाम बेज़बान जानवर रख छोड़ा था। वो जिससे अपने ही घर में भूख लगने पे खाना भी नहीं मांगा जाता था। उसका भला इससे बेहतर और क्या नाम हो सकता था। उसके दो काम थे। अपनी आटे की दुकान जिस पे वो होलसेल रेट में आटा लिया करता था, और फिर शहर के होटल और दुकानदार आटे के लिए उससे रब्ता करते थे। दूसरा काम, घर पे बॉलीवुड मूवीज़। वो एक बॉलीवुड फैन था। कोई वेब सीरीज़, कोई फिल्म कभी नहीं छोड़ा था। जगजीत सिंह से लेकर अरिजीत सिंह तक उसे हर गाने का दुरानिया तक याद रहता था। वो अब्बा की तरह उसील नहीं था, तो फिर जीनिया की तरह ठंडा भी नहीं था। वो अलग था, उस घर का बासी होकर भी सबसे अलग। शाम के इस पहर मासी जूबी आई बैठी थी। वो कपड़ा बेचती थी। सुबह की निकली शाम को घर लौटा करती थी। लेकिन मालिक का गुस्सा। हाकिम नवाब के घर वो शाम की इसी पहर आया करती थी। कौन जम्मा? बलूची और सिंधी जुबान में बेटियों को प्यार से अम्मा बुलाया जाता है। जुल्म तो मत करो। ये जोड़ा 250 रुपये मीटर है। ऐसे कैसे तुम्हें 1000 का पूरा जोड़ा दे दूँ? सेन से मासी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। सेन में रखी चारपाई पे इस वक्त 4 लोग बैठे थे। जीनिया, अम्मा, कूंज और मासी। मासी, देना है तो दो, वरना बशर से कहकर बरासार से मंगवा लूंगी। जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं ना। ये लूट मार कहीं और करना। कूंज भी अपने नाम की एक थी, कहाँ पास आने वाली थी। अम्मा ने उसी खींची जैसे जुबान पे बाकायदा सर पीट लेना था। वो ऐसी ही थी, खाली बर्तन की तरह बस आवाज़ करती थी। रहने दो गोदी। गोदी मोहब्बत का एक तरसे तहातुब है। तुम इस जोड़े से हाथ निकालो। 1000 का लेना है तो तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। मासी ने कहते साथ अपनी एक और गठरी खोलने लगी थी। जीनिया हाथ में चाय का प्याला लिए बैठी थी, मुस्कुराते हुए कूंज की बेसब्री देखती हुई। हाँ, अब ये हुई ना बात। मासी के हाथ से मखमल का नीला जोड़ा लेते हुए कूंज के लहजे में सताइश थी। चलो अब 2 जोड़े निकालो, एक मेरा एक जैनी का। और हाँ, 1000 नहीं 900 रुपये दूंगी। वो उंगली उठाकर फोन करते हुए बोली। अदी मीना, बहन अमीना, देखो अब अपनी लड़की को अपनी जुबान से मुकर रही है।
भला मुझ गरीब के पैसे खाकर इसे क्या मिलेगा? वही जो तुम्हें उस पठान की बीवी को जोड़े दुगनी कीमत पे देकर मिलता है। खोलो अब तुम्हारे पोल। गूंज तड़क कर बोली तो मासी की सियानी सी हो गई। अच्छा ठीक है, ले लो, 900 का ही ले लो। उससे नया मखमल का जोड़ा गूंज की गोद में डाला था, साथ ही एक सब्ज सुमुट के रंग वाला जोड़ा भी निकाला। ये सैनी के लिए। मासी ने सब्ज जोड़ा आगे किया। वैसे गूंज ये नीला जोड़ा सैनी पे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका रंग देखो, चमक रही है। तुम इस रंग में सांवली लगोगी। अम्मा की बात पे गूंज ने दोनों जोड़ों को हाथ में लिया। सीनिया अपना प्याला लेकर उठ गई थी। उसका मोबाइल बज रहा था, जवाब मांगा जा रहा था। सही कह रही हो अदी, गूंज को हल्के रंग लेकर दिया करो, तपती रंगत है ना, तायद की गई थी। अच्छा ठीक है, ये वाला सैनी रख ले और ये वाला मैं। गूंज होशियारी से बोली थी, चहकते हुए। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे कपड़े पहनती हैं। उससे पैर चारपाई से नीचे उतारे, दोनों जोड़े हाथ में लिए वो अंदर की तरफ जा रही थी। चेहरा खुशी से थमथमा रहा था। बरामदे का दरवाज़ा खुलते हुए उसके हाथ एक लम्हे को रुके थे। आंखों में शैतानी चमक उभरी, दिल में गुदगुदी सी हुई। उससे पलटकर चारपाई पे बैठी अपनी अम्मा और मासी को देखा। वैसे मासी, अब तुम्हें 800 मिलेंगे। हमारे घर के मामले में मशवरा देने के लिए 100 रुपया कट गया। उससे ऐलान किया और अंदर चली गई। पीछे मासी हैं हैं करती रह गई थी। गूंज अपने नाम की जैसी थी, परिंदे जैसी, आज़ाद, बेपरवाह। उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पसंदीदा जोड़े अपनी बहन के लिए छोड़ सकती थी।